नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल @वॉइस ऑफ उमेश 3702 पे स्वागत है। आज एक फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। नया टॉपिक जो कि वैश्विक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वैश्विक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अदन की खाड़ी में हौथी मिसाइल की चपेट में आने के बाद भारतीय नौसेना ने एक भारतीय सहित 21 चालक दल को बचाया है। ये न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं है, अभी 6 मार्च 2024 की है। भारतीय नौसेना लगातार गश्त कर रही है, अपनी गश्त को बढ़ा रही है समुद्र में और उसी का ये परिणाम है कि ये चालक दल को बचाया जा सका है। ये घटना क्या हुई थी? अदन की खाड़ी कहाँ पर है, यमन कहाँ पर है और वैश्विक दृष्टि से ये हमारे लिए या विश्व के लिए भी क्यों ज़रूरी है, चलिए समझते हैं। देखिए 6 मार्च 2024 की घटना है। एक बारबाडोस का ध्वज लगा हुआ लाइबेरिया के स्वामित्व वाला एक मालवाहक जहाज़ जा रहा था, जिस पे जो है हौथियों द्वारा जो है अदन की खाड़ी के पास एक ड्रोन के द्वारा मिसाइल का अटैक कर दिया गया। ये अटैक देखिए अक्टूबर नवंबर के आसपास 2023 से देखें तो लगातार हौथी द्वारा जो है मालवाहक जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहला एक ऐसा हमला था जिसमें चालक दल को सबसे ज़्यादा हानि हुई है। इसमें 3 चालक दल के 3 लोग की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। और उसी समय जो है INS कोलकाता जो समुद्र में गश्त कर रहा था इस क्षेत्र में, शाम के 4:45 पे वहाँ पर पहुँच करके इन्होंने ना केवल भारतीय नौसेना ने ना केवल चालक दल के लोगों को बचाया बल्कि तुरंत ही इनको इलाज भी कराया है। 21 चालक दल को बचाया है जिसमें कि एक भारतीय भी है। ठीक है, तुरंत इनको बचाया गया है। बचाने के साथ साथ इनको तुरंत चिकित्सा भी प्रदान की गई भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना देखिए बहुत ही शक्ति के साथ अब समुद्र में गश्त कर रही है और वैश्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे कि भारतीय नौसेना का रोल इस क्षेत्र में क्यों बढ़ गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये अदन की खाड़ी है क्या और यहाँ पे जो ये हौथी लोग हैं ये क्यों लगातार इसमें हमला कर रहे हैं, समझते हैं। देखिए अदन की खाड़ी कहाँ पर है? जब हम विश्व का एक मैप देखते हैं तो जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के नीचे यमन है। ठीक है, और यमन का ही एक सबसे बड़ा शहर जो है वो क्या कहलाता है? अदन कहलाता है। ठीक है, और अदन के नीचे ही एक अदन की खाड़ी है। ठीक है, और जिसके नीचे सोमालिया है साउथ में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अदन की खाड़ी के नॉर्थ में यमन है और साउथ में जो है वो क्या है? सोमालिया है। ठीक है, अब ये अदन की खाड़ी यानी इसको खाड़ी को जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गल्फ़ बोलते हैं, यानी गल्फ़ ऑफ अदन भी बोल सकते हैं इसको। बोल क्या सकते हैं? बोलते ही हैं, गल्फ़ ऑफ अदन होता है ये गल्फ़ होता क्या है? ये भी सब बहुत देखिए बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें मैं आप लोग को कवर करता हुआ चलता हूँ ताकि आप लोग को पता रहे। गल्फ़ किसे कहते हैं? देखिए समुद्री पानी का वो जलाशय होता है जो एक तरफ तो समुद्र से जुड़ा होता है और बाकी जो एरिया से वो थल पाट से या धरती से घिरा हुआ होता है, वो कहलाता है गल्फ़। तो अदन की खाड़ी भी ऐसा ही कुछ है जो समुद्र से भी जुड़ा हुआ है और धरती से भी घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अदन। अदन शहर का नाम है और इसकी जो खाड़ी है, जो गल्फ़ है, उसको हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ अदन। ठीक है, ये यमन का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसी के नीचे जो है अदन की खाड़ी स्थित है। ठीक है, अब ये घटना जो है क्यों वैश्विक दृष्टि से देखिए क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो बहुत बड़ी घटना हो रही है। यहाँ पे जितने भी मालवाहक जहाज़, जितने भी पानी के जहाज़ जा रहे हैं, उसको लगातार ये लोग अक्टूबर नवंबर से जो है उस पर हमला कर रहे हैं। हौथियों द्वारा इस पर हमला किया जा रहा है या जिसको हम कहते हैं हूतियों द्वारा इस पर हमला किया जा रहा है और इनको जो है इकोनॉमिकली जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वैश्विक विश्व को। ठीक है, क्यों किया जा रहा है? देखिए इसको समझते हैं। देखिए हूती हैं कौन, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए हूती जो है वो यमन जो कंट्री है, यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? शिया मिलिशिया ग्रुप है। और इस विद्रोही ग्रुप जो है इसकी स्थापना कब हुई थी या इस संगठन का गठन जो है वो 1990 में हुआ था। किसने किया था? इसका गठन किया था हुसैन अल हूती द्वारा किया गया था।
ठीक है, कब किया गया था? 1990 में किया गया था, 1990 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? इन्होंने उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिनका कि नाम था अली अब्दुल्ला सालेह जिनका नाम था, उन पर भ्रष्टाचार के कई तरीके के आरोप लगा करके उनको हटाया था सत्ता से। ठीक है, और धीरे धीरे जो है इन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया था। ताकत को बढ़ाया था, इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने उस शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। किसके? उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला, उनके शासन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था। और इन्होंने खुद को क्या बताया था? इन्होंने खुद को अंसार अल्लाह बताया था। यानी अंसार अल्लाह, इसका मतलब होता है कि ईश्वर का साथी। ये अपने को क्या कहते हैं? मैं ईश्वर का साथी हूँ, अंसार अल्लाह बोलते हैं। ठीक है, और जब अमेरिका ने इराक पर 2003 में जो हमले किए थे, उसके विरोध में हुती विद्रोहियों ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? देखिए, नारा था ईश्वर महान है। ठीक है, अमेरिका और इज़राइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो, और इस्लाम की विजय हो। क्या नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था कि अमेरिका और ईश्वर महान है, अमेरिका और इज़राइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो, और इस्लाम की विजय हो। ऐसा नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, और सन 2014 आते आते इन्होंने जो है वो यमन का जो एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसको हम सादा प्रांत बोलते हैं, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और 2015 की शुरुआत में इन्होंने जो यमन की राजधानी थी, जिसको हम सना कहते हैं, उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब ये किस बात से नाराज़ हैं? एक्चुअली ये ईरान के द्वारा समर्थित हैं। ईरान ही इनको सैन्य सहायता देता है, मिसाइलें देता है, और इनको पैसा प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था इनकी संभालता है। और जब इज़राइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के एवज़ में जब जो है उन्होंने गाज़ा पे जब बमबारी शुरू करी थी, तो उसका इन्होंने हूतियों द्वारा जो है वो इस बात से नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने गाज़ा पे, क्योंकि ये फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं एक तरीके से, इज़राइल के विरोधी हैं और फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, और इन्होंने गाज़ा पे जब बमबारी हुई तो इसका बहुत विरोध किया था। तो जब विरोध हुआ था तो इन्होंने ये तय किया कि अब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था पे हमला करेंगे या उसको चोट पहुंचाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो लाल सागर वाला क्षेत्र है, ठीक है, लाल सागर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो है इन्होंने जितने भी मालवाहक जहाज़ जाते थे उस पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। अब ये लाल सागर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लाल सागर ही एक ऐसा सागर है जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप तीनों जगह को कनेक्ट करने के कारण क्या है? आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 30% जो बिज़नेस है पूरे विश्व का, वो यहीं से होकर के जाता है। ठीक है, इसका जो है यूएस, यूरोप, अफ्रीका और इंडिया, ये सभी जगहों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के भी तेल वाहक जहाज़ यहाँ से होकर के निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका ये शुरू में कहना था कि हम उसी पर हमला करेंगे जो इज़राइल को मदद कर रहे हैं, जो मालवाहक जहाज़। मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जितने भी उस एरिया से जो जहाज़ जा रहे थे उन सभी पे हमला करना शुरू कर दिया। इसके एवज में क्या हुआ? अमेरिका ने जो है यूरोप और अदर करीब 20 कंट्रियों के साथ मिलकर के एक संगठन बनाया और लगातार जो है हुतियों पे हमला करना शुरू किया। अब हमला करने से क्या हुआ? देखिए, करीब इतना तो फ़ायदा हो गया कि 1200 मालवाहक जहाज़ उसके बाद करीब अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सके हैं। ठीक है, इन्होंने फिर भी जो है लगातार 7 अक्टूबर के बाद से, यानी जो नवंबर दिसंबर वाला पीरियड है, इसमें इन्होंने अपने लगातार हमलों की एक श्रृंखला सी बना दी थी हुतियों द्वारा, और लगातार हमले पे हमला किए जा रहे थे, जो कि हमला अब अमेरिका द्वारा एक संगठन बनाने के बाद कम हो गए हैं। ठीक है, मगर ये हमले अभी भी कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने 6 मार्च 2024 को कर दिया। अब देखिए, भारत क्यों इसमें ना चाहते हुए भी देखिए शामिल हो गया। भारत का इज़राइल, गाज़ा, इन सभी से इस लड़ाई में भारत कहीं पे भी शामिल नहीं था, और ना ही भारत का कोई ईरान से कोई किसी प्रकार का या हुतियों से किसी प्रकार का कोई मतभेद है। मगर फिर भी भारत को शामिल इसलिए होना पड़ गया क्योंकि भारत का भी व्यापार इस क्षेत्र से होकर के निकलता है। भारत के भी कई तेल वाहक जहाज इस ओर से होकर के निकलते हैं,
अभी अगर हम बात करें तो देखिए दिसंबर में MV KM प्लूटो और MV साईं बाबा, ये 2 ऐसे विमान थे जिस पर कि हूतियों द्वारा हमला कर दिया गया था। हूतियों द्वारा हमला किए जाने के बाद से भारत की नौसेना ने क्या किया, भारत की नौसेना ने अरेबियन सी में 10 से 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिसमें INS कोलकाता, INS चेन्नई, INS कोची और कई तरीके के जो है P-81 समुद्री गश्त विमान और MQ-98 प्रीडेटर ड्रोन भी इसमें शामिल हैं, जिसके द्वारा भारत की नौसेना जो है समुद्र में गश्त बढ़ाती चली जा रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस गश्त के कारण ही जो है ये इतनी बड़ी घटना जो हो इसके चालक दल को बचाया जा सका है। अब देखिए भारत को वैश्विक दृष्टि से देखें तो देखिए ज़रूरी तो है ये चीज़ें, मगर अगर हम देखें तो भारत को करने की क्या ज़रूरत है। देखिए अमेरिका ने तो संगठन बनाकर काफ़ी कुछ जो है कर रहा है इस क्षेत्र में, और भारत भी जो है अपना गश्त इस क्षेत्र में बढ़ा दिया है। मगर अभी करना क्या है, चाहिए कि देखिए दीर्घकालिक अगर स्थिरता चाहिए तो अमेरिका के साथ भारत को भी मिल करके सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से करना चाहिए, ताकि जितना भी हूतियों पर की कार्रवाई जो भी हो रही है उस पर पहले से ही उसको परख करके जान करके उसके हिसाब से दिशा निर्देश लिए जा सकें और पहले से ही उसके खिलाफ जो है वो तैयारी की जा सके। दूसरा, इजराइल और गाज़ा पे जो भी चल रहा है उस पर बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी भारत को, क्योंकि भारत इन दोनों क्षेत्रों में लड़ाई में नहीं भी शामिल है, फिर भी उसको अपने व्यापार को, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गाज़ा और जो भी इजराइल के बीच में चल रहा है उस पर बहुत पहले से बहुत तीखी नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, और सूचनाओं का आदान प्रदान तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार वैश्विक दृष्टि से इकोनॉमिकली हूतियों द्वारा, जो कि ईरान द्वारा समर्थित हैं, और इकोनॉमिकली विश्व को हानि पहुंचाई जा रही है, और इस हानि को पहुंचाने के कारण ही इस एरिया में जो है भारत द्वारा, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्री द्वारा इस क्षेत्र में गश्त लगाई जा रही है, ताकि कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी दी जा सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होने पर आप अपने क्वेश्चंस को मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिख करके, और मैं ज़रूर आप लोग को इस आंसर दूंगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब तक पुनः आप लोग को एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।